नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। अभी नई वैकेंसी आई है, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे। बाकी जो आपका हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो तो सिलेबस सबके लिए सेम ही है। सब्जेक्ट के लिए आपके विद्यार्थियों की कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये कैसा किस प्रकार से सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर शुरू में ही क्लियर कर दिया गया है। Subject specific syllabus includes the concept of NCERT, CBSE syllabus and textbooks class 11th and 12th. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of post graduation. बात सीधी है, 11वीं 12वीं की किताब से टॉपिक उठा के दिए गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का हो सकता है। टॉपिक 11वीं और 12वीं की बुक से और आपका डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन तक की होनी चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ 11वीं 12वीं से नहीं पूछे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के पूछे जाएंगे। सीधी सी बात ये है। इसके अंदर टॉपिक क्या है मैं आपको समझा देता हूं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहला जैसे है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। अब आपके 11th क्लास में जो हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से एक आपकी बुक है और 12th की जो बुक है, 12th में एक नहीं 3 बुक है। एक पहली आपकी एंशिएंट से रिलेटेड है, दूसरी मेडिएवल से रिलेटेड है और तीसरी भी मॉडर्न से रिलेटेड है। एमएम आ गया तो मैंने सोचा, तो ये एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न से रिलेटेड 3 बुक्स हैं आपके। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2 और 3। 11th क्लास की बुक में आपके 11 चैप्टर्स हैं और 12th क्लास की बुक में आपके जैसे इसमें 4 चैप्टर्स हैं, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, इसमें 6 चैप्टर्स हैं। हालांकि सीबीएसई में बात चल रही थी शायद इस बार एक चैप्टर इसमें से कम भी कर दिया होगा, लेकिन यहाँ हम इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे 11th में 11 चैप्टर हैं तो वो सारे के सारे आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, तो उनमें जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की जो आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं उसमें से भी नहीं पढ़ने। यानी आपको बेस इसी को मानना है, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल रटनी है और उसके बाद में आपको जो एडवांस लेवल है वो इन्हीं टॉपिक्स पे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो टॉपिक्स डिलीट कर दिया गया है वो भी आप पढ़े जा रहे हैं। सिलेबस आप सिर्फ 11वीं और 12वीं की उन चैप्टर्स को आधार माने जो कि इसके अंदर दिए गए हैं, बाकी 11वीं 12वीं भी पूरी नहीं पढ़नी। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? जैसे सबसे पहले राइटिंग एंड सिटी लाइफ है, लेखन कला और शहरी जीवन। ये आपकी 11th की क्लास में दूसरा चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से, उसमें आपके जब समय की शुरुआत से मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और मानव का विकास और वो डार्विन वाला सिद्धांत, जो आपके सारे के सारे जो आप पढ़ते हैं ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेकर फिर आपके होमो हाइडेलबर्गेंसिस और निएंडरथालेंसिस वगैरह से होमो सेपियंस तक वो पूरी प्रक्रिया उसके अंदर दी गई है, तो वो आपका चैप्टर डिलीट है, तो वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। फिर आपका दूसरा चैप्टर 11th क्लास में आता है लेखन कला और शहरी जीवन, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से, उसमें आपकी बेबीलोन की सभ्यता भी आ जाती है, आपके सुमेरिया की सभ्यता भी आ जाती है, असीरिया वगैरह भी आती है, तो वो सब उसके अंदर शामिल है। तो ये आपको मान लीजिए कि एक बात है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़नी है। अब इसके अंदर जो सब टॉपिक्स दे रखे हैं, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, तो उसमें उर, उरुक, मारी, इस प्रकार के जो टाउन्स थे उसमें आपकी 11th क्लास, ये जो सब टॉपिक हैं वो भी आपकी जो 11th और 12th की बुक्स हैं उसी से बनाए गए हैं, उसके अंदर है ये ऐसे की ऐसी हेडिंग लगी हुई है। फिर नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटीज, हिस्टोरियंस डिबेट ऑन, ये जो डिबेट्स का है लास्ट में एक कंक्लूजन सा निकालते हैं, मतलब दोनों पक्ष रखने की कोशिश करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बच्चों में। तो सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, 11th और 12th की बुक में है। अगला ये है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तीसरा चैप्टर आता है 11th क्लास की बुक में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य तो रोमन साम्राज्य था पहले, तो रोमन साम्राज्य के अंदर आपको 27 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक का आपको पढ़ना है। 27 BC से 600 CE तक का पढ़ना है। तो इसमें आप पॉलिटिकल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, रिलीजन, कल्चर फाउंडेशन, लेट एंटिक्विटी और हिस्टोरियंस की जो डिबेट है स्लेवरी को लेकर, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को लेकर, तो वो सारी चीजें यूं का यूं आपके 11th क्लास की बुक के अंदर ये दिया गया है। तो ये रोमन एम्पायर हो गया, 3 एशिया में भी फैला था, अफ्रीका में भी फैला हुआ था, नॉर्थ अफ्रीका में और यूरोप में तो है ये। तो ये आपका ये हो गया। फिर इसके बाद में जैसे मैं इसको आगे बढ़ता हूं, ये एक बार नोमैडिक एम्पायर्स, तो ये है यायावर साम्राज्य। इससे पहले 11th में आपके एक और चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार।
तो इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड वो चैप्टर बहुत टफ चैप्टर भी है, उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी बुक्स और ऐसी वर्डिंग है उसके अंदर, मतलब आपको अरबी और फारसी के काफ़ी सारे शब्द ऐसे मिलते हैं, तो मुश्किल है वो चैप्टर, लेकिन वो हटा ही दिया गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। उसके बाद में 5वां चैप्टर आपकी 11th क्लास की बुक में आता है, यायावर साम्राज्य, नोमैडिक एम्पायर्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके मंगोलों से रिलेटेड है, मंगोल साम्राज्य से रिलेटेड। अब मंगोल साम्राज्य में आप चंगेज खान से लेकर और बाद में कुबलाई खान तक, बीच में आपके ये सारे सब चीज़ इसके अंदर दी गई हैं। और थोड़ा सा आपको टफ इसलिए लगता है कि मंगोल साम्राज्य है वो खासतौर से किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आप बाकी भी किसी स्टेट वगैरह की पीजीटी में देखते हैं तो आपके मंगोल साम्राज्य सिलेबस में नहीं होता है, तो ये एक नया टॉपिक है आपके पास। डेफिनेटली जो कि किताबें पहले से होंगी उसमें ये टॉपिक मिलेगा नहीं सामान्य तौर पर, तो कोशिश करेंगे इस प्रकार के टॉपिक में करवाने का प्रयास करूंगा। तो 11th क्लास की बुक में है ये टॉपिक, द 3 ऑर्डर्स, 3 वर्ग। ये जो यूरोपियन सोसाइटी में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म के बारे में चैप्टर है, और उसमें 3 वर्ग जो आपका कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण का वर्ग है। चर्च और सोसाइटी के बीच में क्या क्या टैक्सेस लगते थे, उसमें थोड़ा सा धर्म सुधार वगैरह का पुट भी आ जाता है इसी में आगे चलते हुए। तो ये सब इसके अंदर द 3 ऑर्डर्स 3 वर्ग में दिया गया है, तो ये इसके अंदर आपका छठा चैप्टर है। उसके बाद में ये आपके 11th में 7वां चैप्टर है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इसमें 14वीं से 17वीं शताब्दी में जो आपका मानवतावाद का दौर आता है, और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जो कला में विकास होते हैं, चित्रकला में, मूर्तिकला में, वास्तुकला में, लेखन में जो प्रयोग हो रहे हैं, वो आपके जो आप जो पढ़ते हैं ना, जितनी भी चित्रकारों के नाम, उनकी जो पेंटिंग्स हैं, जो मूर्तियां बनाई गई हैं, वो सारे आपके पुनर्जागरण के बाद में जो सिस्टम आता है आपका मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो का वो ये इसके अंदर दिया गया है। ये चैप्टर इजी सा चैप्टर है, बहुत आसानी, मतलब ये जो चैप्टर है ना 6ठे 7वें तो बहुत आसान चैप्टर है 11th की बुक में। फिर उसके बाद में आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में दिया गया है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। इससे पहले कुछ और चैप्टर्स भी हैं आपके 11th की बुक में, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे एक तो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का, और औद्योगिक क्रांति से भी पहले एक चैप्टर आपके हैं उसमें जो माया, एज़टेक, इंका, जो साउथ अमेरिका और जो कैरिबियन प्रायद्वीप के आसपास की जो सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं से रिलेटेड भी एक चैप्टर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो वो चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर उसके बाद में 10वां और 11वां चैप्टर आपके हैं ये 11th की बुक में। 10th चैप्टर है ये 11th है, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, यानी जो मूल निवासी हैं, खासतौर से अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के, उनके संबंध में है, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 18 से 20वीं शताब्दी के दौरान, उससे संबंधित ये चैप्टर है। और ये सारे टॉपिक आपको 11th की बुक में मिल जाएंगे। पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये आधुनिकीकरण के रास्ते हैं, इसमें जापान वगैरह का सारा सिस्टम, ईस्ट एशिया से संबंधित है ये। तो ये 11th का लास्ट चैप्टर है। तो ये पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी 11वीं कक्षा से उठाई गई है, और आपको 11वीं कक्षा की किताब सबसे पहले पढ़नी है, फिर उसका एडवांस वर्जन है, जहां जो टॉपिक आपको जैसे भी मिलते जाए उसके बारे में पढ़ते रहिएगा। लगभग टॉपिक आपको किताबों में आपको मिल जाएंगे। एक तो यायावर साम्राज्य नहीं मिलेगा, एक क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में या कई जगह क्या है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसमें आपको मेसोपोटामिया वगैरह भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में ये भी बहुत कम मिलते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इसका थोड़ा आपको मतलब या तो नई किताबें आएंगी उससे संबंधित, या फिर आपको थोड़ा रिसर्च करके टॉपिक, या कोई टीचर पढ़ाता हो, जैसे मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोई कंफर्म नहीं कह सकता, विद्यार्थियों के डिमांड पर निर्भर करता है। देखिए कुछ 20-50 विद्यार्थियों के लिए मैं नहीं पढ़ा सकता, विद्यार्थियों की संख्या लगे कि मुझे को ज़्यादा है तो मैं पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद में ये देखिए 12th का सिलेबस, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स यानी ईंटें, मनके और अस्थियां वाला चैप्टर है, पहला ये हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है आपका पूरा का पूरा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ईंटें, मनके और अस्थियां 12वीं कक्षा की पहली किताब का पहला चैप्टर है, तो उसमें पूरा आपका ये जो टॉपिक है ये 12th में दिए गए हैं। फिर दूसरा चैप्टर है आपके 12th की किताब में किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और शहर, ये टॉपिक। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, इसमें आपको कनिष्क का नाम भी मिल जाएगा, इसमें आपको अशोक भी मिल जाएगा, है ना। तो वो काफी सारा इसमें मिक्स किया गया है, तो उससे रिलेटेड डीप जाने में आपको बहुत जोर आएगा, क्योंकि इसमें तो छोटे छोटे सब जगह के नाम दे दिए। तो आपको मौर्यन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कुषाण भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसमें काफी, और आपको इसमें समुद्रगुप्त का भी नाम दे दिया, तो आपको गुप्त भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक मिक्स सा दे रखा है टॉपिक, तो इसकी डिटेलिंग आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस फिर आपको कवर करके चलना होगा। तो ये 12th में। फिर उसके बाद में तीसरा चैप्टर है
किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जाति व्यवस्था से संबंधित एक ये पाठ है आपके। और ये जो 12वीं कक्षा में तीसरा चैप्टर है, इसमें से आपके रीट वगैरह में पीछे राजस्थान में क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आए थे, लेकिन आसान सा चैप्टर है। और लेकिन सामान्य तौर पर आप ऐसी जो चीज़ें हैं वो इतिहास की किताबों में पढ़ते नहीं, थोड़ा सा अलग से मिलेगा। हालांकि कुछ चीज़ बीच बीच में, जैसे सातवाहनों का जिक्र कहीं पर आ जाएगा, कहीं पर महाभारत का जिक्र आ जाएगा। ज़्यादातर इसमें महाभारत की ही चर्चाएं हैं। महाभारत की आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी, कभी एकलव्य वाली मिल जाएगी, कभी द्रौपदी के चीरहरण वाला मिल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पहली ही बुक का चौथा चैप्टर है आपके थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। ये आपका खासतौर से बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इसमें आपको जैन धर्म का भी रिलेटेड, जो थिंकर्स के में ये महात्मा बुद्ध को भी देते हैं, और उसमें आपका महावीर स्वामी को भी देते हैं। ये जो आजीवक वाले हैं ये आपके वो फिर अजीत केशकमलिन वगैरह, अजीत मतलब 4-5 नाम इस प्रकार के देते हैं ये इसके अंदर। लेकिन खासतौर से ये आपका चैप्टर है वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित है। तो थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ये जो आपका चैप्टर है ये चौथा चैप्टर है। विचारक, विश्वास और इमारतें। तो ये आपके 12वीं की पहली किताब के 4 चैप्टर हैं। दूसरी किताब मिडिएवल हिस्ट्री 5वें चैप्टर से शुरू होती है, मतलब कंटिन्यू चलते हैं इसमें। 4 इसमें, फिर 4 के बाद में 9 तक सेकंड में, और फिर 10 से लेकर 15 तक थर्ड बुक में चलते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के नजरिए, ये एक चैप्टर है आपके, जिसमें एक खास तौर से जिक्र किया गया है अल-बेरूनी का, इब्न बतूता का और फ्रेंकोइस बर्नियर का। लेकिन और भी बहुत सारे यात्रियों के इसके अंदर आपको विवरण मिलेंगे। मुख्य तौर पर ये पूरा चैप्टर इन 3 में डिवाइड है, लेकिन बीच बीच में आपको और भी बॉक्सेस बना के और भी काफी सारे मिल जाएंगे। तो ये आपको मतलब मध्यकालीन यात्री पढ़ने। फिर उसके बाद में भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, तो भक्ति सूफी परंपराएं आपको पढ़नी है। 12th क्लास में ये आपके चैप्टर है। ये जो आपका चैप्टर है ये 5वां चैप्टर है। भक्ति सूफी मूवमेंट का आपका 12th में 6ठा चैप्टर है। फिर उसके बाद में मैं इसको आगे लेके चलूँ तो विजयनगर एम्पायर, ये आपका एन इम्पीरियल कैपिटल ये आपका विजयनगर एम्पायर का चैप्टर है। तो ये आपके 12th के सेकंड बुक का तीसरा चैप्टर है। तो ये 4 और 3 7वां चैप्टर हो गया ये। फिर उसके बाद में पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, इससे पहले आपके नहीं, ठीक है, ये 8वां ही चैप्टर है, सही है। पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, ये आपका मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। तो कृषि सोसाइटी के बारे में, कृषि समाज के बारे में जिक्र है, जैसे कि किसान, जमींदार और राज्य। तो ये पाठ मुगल एम्पायर से संबंधित है। अब इसका जो अगला पाठ है 12th की किताब में 9वां पाठ है, शासक और इतिवृत्त, हिस्टोरियंस एंड किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम का जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। यहाँ पर 8 तक की जो चैप्टर हैं वो दिए गए हैं। फिर मॉडर्न का पार्ट यहाँ पर शुरू हो जाता है। अगला जो चैप्टर है, जो 9वां चैप्टर है, वो आपके इस सिलेबस में नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं उपनिवेशवाद और देहात में। ये आपको तीसरी बुक में पहला चैप्टर मिलेगा, वैसे चैप्टर नंबर ये 10 लगा हुआ आपको मिलेगा, उपनिवेशवाद और देहात। इसमें आपके बंगाल का जो जमींदारी सिस्टम है उसके बारे में जिक्र दिया गया है। फिर कुछ और भी जमींदारी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, मतलब जो दूसरी इलाकों में आपके माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उसका थोड़ा ही जिक्र है, लेकिन खासतौर से बंगाल का जमींदारी सिस्टम है। फिर उसका दूसरा जो टॉपिक आता है वो कुदाल और हल, कुदाल और हल, ये पूरा आपका संथाल और पहाड़ियों का है। जो आपके राजमहल की पहाड़ियां हैं झारखंड में, वहां पर उस इलाके से संबंधित कुदाल और हल यानी 2 प्रतीक बताए गए हैं कि कुदाल तो पहाड़ियों का प्रतीक है और हल संथालों का प्रतीक है, कैसे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। तो कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड ये आपका 10वां चैप्टर है। उसके बाद में ये रिबेल्स एंड द राज, 1857 की क्रांति है, 1857 के विद्रोह का 11वां चैप्टर है। जब मैंने आपको नोट्स दिए थे, करवाए थे, जैसे राजस्थान में पीजीटी का एग्जाम हुआ, विद्यार्थी जानते हैं कि इनमें से अधिकांश चैप्टर्स के मैं नोट्स देके और मैंने आपका जो YouTube है उसके ऊपर मैंने 12वीं के जो 15 चैप्टर हैं उसमें से 11 चैप्टर करवाए हुए हैं और लाइन टू लाइन बताए हैं, और उसमें एडवांस चीजें भी शामिल की थी, वो मैं पहले से करवा रखे हैं। अब चूंकि वो फ्री हैं तो कम देखते हैं बच्चे, और यदि मैं वही चीज उठा के एप्लीकेशन पर छोड़ दूंगा और उस पर कुछ उसका जो प्राइस है वो रख दूंगा, फिर कहेंगे कि सर हमें को वो देखना था। ऐसे कोई नहीं देखता।
मैंने पिछले साल से पढ़ाए हुए हैं ये सारे चैप्टर। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, तो इससे पहले एक चैप्टर उसमें और आता है, और जो कॉलोनियल सिटीज का है, औपनिवेशिक शहर, उसमें आपके खास तौर से बंबई, मद्रास और कलकत्ता की पूरी प्रक्रिया दे रखी है अंग्रेजों के समय की, तो वो आपके चैप्टर हटा दिया गया है। फिर उसके बाद में इसमें आपका 13वां चैप्टर आता है, महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन। तो ये आपको पता ही है पूरा टॉपिक किस प्रकार का होता है, आधुनिक भारत से संबंधित। फिर उसके बाद में, इसके बाद में 14वां चैप्टर आपके आता है, विभाजन को समझना, पार्टीशन, जो अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन नाम का एक चैप्टर है, भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में, उससे रिलेटेड, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सीधा आपके 15वां चैप्टर है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, संविधान सभा से संबंधित, देखिए द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड जो सारी बातें हैं वो दी गई हैं, और जो डिबेट्स हैं उसमें सब, ये जो डिबेट्स हैं वो भी आपके, मैं कह रहा हूँ ना कि जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आपके उसके अंदर दिए गए हैं। डिबेट्स जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर जो डिबेट हुई, और पृथक निर्वाचिका रखने और नहीं रखने को लेकर जो डिबेट हुई, वो इस प्रकार की 3-4 डिबेट उसके अंदर दे रखी हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके 11th और 12th की बुक में आपको मिल जाते हैं। तो ये सिलेबस है। अब संविधान का निर्माण आपको मिल जाएगा, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन आपको मिल जाएगा, 1857 की क्रांति आपको मिल जाएगी, बंगाल में जमींदारी सिस्टम, संथाल, पहाड़िया हो सकता है नहीं मिले आपको, संथाल आपको मिल जाएंगे, और मुगल साम्राज्य में किसान वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये अधिकांश टॉपिक आपको मिल जाएंगे। हर एक में हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैनेज करना ये मुश्किल होगा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी। यदि आपने सीधी एडवांस किताबें उठा ली तो फिर आपको समझ नहीं आएगा सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। पहला काम ये करो कि जल्दी जल्दी आप एनसीईआरटी एक बार कवर करो, और उसमें जहां भी आपको मिले कि हाँ ये देखिए गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ शो, क्योंकि आपको इसमें जैसे कहीं पर भी आपको, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति, 1-2 टॉपिक ऐसे मिलते हैं जिनको देख के पता चल जाता है कि हाँ ये टॉपिक है। नहीं तो हमें जैसी आदत पड़ी हुई है उस प्रकार से टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिलते नहीं है, इसीलिए सिलेबस में आपको समझ नहीं आ रहे थे। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी तो मैं रीट मेंस में थोड़ा सा बिजी हूँ, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का काम कर रहा था, थोड़ा सा करंट का बाकी है। फिर उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि केवीएस से संबंधित भी कुछ आपको पढ़ाना शुरू करें। खासतौर से 11th की जो एनसीईआरटी की किताब है वो थोड़ी सी समझ मांगती है, तो मैं कोशिश करूंगा, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ 11वीं की किताब, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ठीक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो बाकी आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं, और उसी के अनुसार मैं ही नहीं सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, कई विद्यार्थी सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। धन्यवाद।